जीत हो गई। बीजेपी को 76,722 वोट मिले, वहीं जेडीयू को 73,073 वोट मिले। तो ये बड़ी जानकारी आपको बिहार के उपचुनाव को लेकर दे रहे हैं। कुर्नी उपचुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा था और इसी महत्वपूर्ण सीट पर आज जब ऐलान हुआ तो जीत बीजेपी की हुई है। 3,649 वोटों से बीजेपी जीत गई है। 76,722 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिले हैं। वहीं जेडीयू की बात कर लें तो जेडीयू को 73,073 वोट मिले हैं। तो कुर्नी में बीजेपी की जीत की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि 3,649 वोटों से बीजेपी की जीत हो गई है। तो कुर्नी में बीजेपी की जीत को लेकर जश्न की पूरी तैयारी पहले से की जा रही थी और आज चारों तरफ, चाहे हम पार्टी कार्यालय की बात करें या मुजफ्फरपुर की भी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई, वहां भी सभी जश्न की तैयारियों में डूबे हुए हैं। 3,649 वोटों से आज बीजेपी को जीत मिल गई है। लगातार महागठबंधन की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि ये सीट भी उनके खेमे में जाएगी, लेकिन इसके विपरीत परिणाम देखने को मिला है। हालांकि बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहा, कांटे की टक्कर जेडीयू और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में देखने को मिली, लेकिन 3,649 वोटों से बीजेपी की जीत हो गई है कुर्नी में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उपचुनाव से संबंधित। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सीट काफी अहम मानी जा रही थी, ये उपचुनाव भी काफी अहम माना जा रहा था। और कुर्नी में बीजेपी की जीत पर राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इस दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है। 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई भी वैकेंसी नहीं है। ये जीत बहुत बड़ी जीत हुई है। जीत तो होना ही था। शुरू से ही हम लोग कहते थे ये जो गठबंधन है, आरजेडी गठबंधन में जो 7 दल है, सातों का कहानी इधर उधर है, कोई इधर है कोई उधर है। सुन, हमारा एनडीए गठबंधन पूरे देश में एकजुट है। हम लोग बिहार ही नहीं पूरे देश में एकजुट हैं और उसका आप नतीजा भी देख रहे हैं कि आज गुजरात में सभी दिन का रिकॉर्ड टूट गया। उसी तरह से बिहार में 7 गठबंधन के बीच में लोग चुनाव लड़े थे, बड़ी अभिमान था उन लोगों को, लेकिन वो आज अभिमान सब खत्म हो गया। बिहार की जनता ने महागठबंधन की सरकार को, नीतीश कुमार जी को नकार दिया और ये जीत मॉर्निंग सोज दी डे होता है। ये जीत बताता है कि 2024 का चुनाव जो होगा वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में, हम बिहार में 40 के 40 सीट हम जीतेंगे एनडीए गठबंधन में और महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। और देखिए इस वक्त हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज जेडीयू कार्यालय में मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज जेडीयू के लिए जश्न का दिन है, कैसी तस्वीरें जेडीयू कार्यालय की आप देख पा रहे हैं? देखिए सुबी, जेडीयू के लिए जश्न की बात आज नहीं है, चूंकि आज कुर्नी से उनके उम्मीदवार की हार हो गई। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के उमेश कुशवाहा। चेहरे पे सिकन दिखाई दे रही है, क्या उम्मीद थी क्या कि जेडीयू हार जाएगी कुर्नी में? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होते हैं और कुर्नी की जनता ने जो फैसला सुनाया है उसे हम स्वीकार करते हैं। और हम लोग, ये तो राजनीतिक हिस्सा है हार जीत, और हमारे जो महागठबंधन के जितने साथी हैं उनके साथ हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे। किस बात की समीक्षा? चूंकि 7 पार्टी आपकी लड़ रही थी चुनाव वहां पे और आपके तरफ से दावा किया जा रहा था, सीएम डिप्टी सीएम भी चुनाव प्रचार करने गए, आपके कई मंत्री गए, उसके बाद भी हार मिली। नहीं, ऐसा नहीं। आप देख रहे हैं कि ज्यादा इससे भाजपा को ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। हम बहुत कम अंतराल से चुनाव हारे हैं, लेकिन जहां हमारी भूल हुई चूक हुई होगी उसकी हम समीक्षा करेंगे अपने साथियों के साथ बैठ के। लेकिन उमेश जी, एक सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि गोपालगंज में उपचुनाव हुआ था, वहां पे बीजेपी ने अपना सिटिंग सीट बचा लिया, मोकामा में आरजेडी ने बचा लिया, आप लोगों ने आरजेडी से सीट लिया था, उसके बाद आप हार गए, तो सवाल तो उठेंगे ना कि भाई 2 जो पार्टियां हैं वो अपने अपने सीट बचा ली और जेडीयू फंस गए। नहीं, आप देख रहे हैं कि जो मोकामा में जो चुनाव हुआ है वहां हम बहुत ज्यादा अंतराल से चुनाव जीते हैं, और जो हम गोपालगंज में चुनाव हारे हैं बहुत कम अंतराल से चुनाव, वहां तो सहानुभूति वोट के कारण, सहानुभूति फैक्टर रहा, उसके कारण चुनाव हारे हैं। लेकिन वहां पे सहानुभूति वोट की वजह से आपकी हार हो गई। लेकिन एक बात है ना कि यहाँ पे क्यों हार हो गई? हमने कहा कि हम महागठबंधन के साथियों के साथ बैठ के इसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षा इसकी होगी, आगे कैसे हम आगे जो लड़ाई है उसको बेहतर रूप से कैसे उसका परिणाम हासिल करेंगे। चुनाव परिणाम से हम लोग डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, जब लगातार चुनाव प्रचार आप लोग कर रहे थे तो उस समय आप लोग का आभास नहीं था कि आप लोग की हार हो सकती है या फिर
कुछ तो ऐसा तो मिल लगा होगा ना भाई प्रचार के आनंद नहीं, इनसे उसकी पूछिए तो हम क्योंकि लोग feedback कांग्रेस ले जो रहे इनके हैं, गठबंधन लेंगे उसको बाद में हम लोग उसको समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके इसको देखेंगे कि कहाँ हमसे भूल हुआ है, कहाँ हमारी आनंद आप कमजोरी इनसे रही है। जरा एक बार पूछिए बताइए, कि इस तरह से कांग्रेस जिस तरह विधायक दल के भाजपा नेता वाले ने अजीत खिलाफ शर्मा ने साफ नहीं, साफ वो कहा कि आपने कहीं ना कहीं अपनाया। शराबबंदी भी एक वजह रही जिसकी वजह से हार हुई है। तो क्या वाकई अब जेडीयू के लोग इस पर समीक्षा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल। शराबबंदी पर किसी भी तरह की समीक्षा या उसे खत्म करने की सोच नहीं रखते हैं। अब जेडीयू आगे क्या सोचेगी इस बारे में? बिल्कुल सुबह आपने महत्वपूर्ण सवाल किया, और मैं भी जब चुनाव जिस दिन वोटिंग हो रहा था मैं भी उस दिन मौजूद था, और कई दलित बस्तियों में जब हम गए तो इस बात की नाराजगी दिखी थी। उमेश जी, एक ईमानदारी से बात बताइए, आपके सहयोगी गठबंधन के जो लोग हैं, कई बार उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, मांझी जी हो, अब कांग्रेस के जो नेता विधायक दल हैं अजीत शर्मा, उन्होंने भी कहा कि शराबबंदी को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी फैक्टर एक बड़ा वजह रहा जो कुर्नी में आपके हार के कारण बनी, खासकर दलित वोट आपसे छिटक गए। नहीं, उस पर शराबबंदी को लेकर इसको नहीं जोड़ी है, शराबबंदी के सकारात्मक परिणाम भी देखिए। समीक्षा होगी या नहीं, चूंकि आपके सहयोगी दल ने मांग कर दी है। इसमें सभी दल के जो भी हमारे जो घटक दल के लोग हैं या अन्य भी जो विपक्ष में भी हैं, वो भी उस समय बैठे हुए थे शराबबंदी पर, जिस समय हो रहा समीक्षा होगी या नहीं? देखिए, इस पर तो हम लोग एकदम मैंने इसमें यही कहेंगे कि हमारे नेता ने और सभी दल के सभी लोग ने, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सब लोगों ने शराबबंदी पर एक तरफ से फैसला लिया। लेकिन एक सवाल इसलिए है ना, ये सिर्फ अजीत शर्मा की बात नहीं है। अभी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जनता के लिए फैसला करना चाहिए, फैसला आपका नहीं होना चाहिए, जनता पे जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। ये जो उन्होंने ट्वीट किया, इसके कई बड़े संकेत निकल रहे हैं सर। अरे इतिहास जब देखेंगे, सोचेंगे आप, बिहार के लोग जब जानेंगे, जानते ही हैं कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया बिहार के लिए, वो सोच भी सकते, कल्पना नहीं कर सकते थे। आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने ये बात क्यों बोला? आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे नेता ने कल्पना ही, राजगीर जो है और नवादा, मान लिया अगर इतना विकास के बाद यहाँ तक के गंगा जल पहुंचा दिया घर, बिल्कुल मान लिया, लेकिन एक बात, बिहार की जनता के लिए वो अपने को समर्पित रखा। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके जब इतना काम ईमानदारी से आप कर रहे हैं, तो फिर कुर्नी की जनता मैंने तो कहा कि हम उस पर देखेंगे, हम लोग समीक्षा करेंगे, उसके बाद में हम विश्लेषण करेंगे। अभी विश्लेषण करने का समय नहीं है, लेकिन हम जरूरी कहेंगे कि किस तरह से भाजपा के साथी ने किस तरह से हथकंडे अपनाए, भाजपा ने तो आप ही पे आरोप लगा भाजपा ने किस तरह से हथकंडे अपनाए, किस तरह से उसने किया, कैसे चुनाव जीता, वो जानते हैं, समझे। उससे ज्यादा खुशी होने की जरूरी नहीं है। अच्छा, आप जनता सब खेला बाद में समझ, मैंने अंत में समझ ही जाएगी जनता, उनके खेला को समझ जाएगी। हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम किया, सही रास्ते से भटकाने का काम किया। एक ने आप फिर जनता को समझाने में सफल क्यों नहीं? अगर मान लीजिए अगर बीजेपी भरमा रही थी तो आपका भी तो समय था ना भैया। हमारे नेता ही कहते हैं कि हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, हम तमाम जो बिहारवासी है उसकी चिंता करते हैं। लोकतंत्र। आनंद, अगर हम पशुपति पारस की बात करें तो पशुपति पारस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पारसी समुदाय की रोजी रोटी पर सवाल उठाया, क्योंकि पारसी समुदाय के लोगों को भी दिक्कत हो रही है शराबबंदी की वजह से। ताड़ी के कारोबार में भी बहुत तरह का प्रभाव देखने को मिला है। तो क्या पशुपति पारस भी नाराज है? क्योंकि हर महागठबंधन के नेता से लेकर के अगर तमाम नेताओं को देखें, हर कोई शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रहा है। तो उमेश जी क्या बता रहे हैं, पशुपति पारस के बयान को वो कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल पशुपति पारस चूंकि एनडीए के सहयोगी हैं, इसलिए उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। पशुपति पारस हो या फिर जीतन राम मांझी ने भी कई बार कहा है कि जो पासी समुदाय है वो ताड़ी की जो ताड़ी का व्यवसाय करते हैं, उन पर जो आप लोगों ने ताड़ी का बैन किया, इसकी वजह से भी नाराजगी है। तो सिर्फ पासी समुदाय के नहीं, कई सारी दलित जातियां इस बात से नाराज बताई जा रही थी। आप लोग के पास भी तो फीडबैक पहुंचता ही होगा इस बात का। देखिए, अभी जो फीडबैक कुडन्नी की जनता ने जो परिणाम दिया उसको हम स्वीकार किया है, और हम अपना विश्लेषण जो है हमारे दल में जो या हमारे गठबंधन में जो भी कुछ है, चाहे वहाँ के लोग कहाँ क्या हुआ है, उसका विश्लेषण अलग से करेंगे। अभी तो मैं वहाँ के और तमाम लोगों को, जो हमारे जो साथी हैं महागठबंधन के सभी साथी को जो मेहनत किया है, सबको आभार, उसको साधुवाद। अच्छा, आप मतलब वहाँ से कुर्नी से फीडबैक मंगवा रहे हैं कि भाई किस वजह से हार हुई और कहाँ कमी रही? आनंद, अगर हम महागठबंधन की बात करें या फिर हम आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें और उसमें सुधार लाएंगे, और निश्चित रूप से जो इससे ज्यादा घबराइए नहीं, मैंने घबराने की जरूरत नहीं। हमारे साथी जो है तमाम, हम लोग परिणाम से चिंता नहीं करते। परिणाम से चिंता, बिल्कुल जी। सुबह
जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। तो आपने उमेश कुशवाहा को सुना, जेडीयू की तरफ से उनका कहना है कि अब वो इस पूरी तस्वीर को अलग से इसकी समीक्षा करेंगे कि आखिर जेडीयू की हार क्यों हुई है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कुर्नी में महागठबंधन की हार पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। कुर्नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी आपने इस्तीफा दे दिया था, इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ नवल किशोर चौधरी और सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इन दोनों से ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम सुप्रिया जी आपके पास जाएंगे। आप ये बताइए कि ये जो हार की स्थिति इस वक्त जेडीयू की देखने को मिली और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव था, ये जो पूरी तस्वीर थी, पहले से ही इस बात की चर्चा की जा रही थी कि इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस हार से जेडीयू कितनी प्रभावित होगी और क्या वजह रही होगी इस हार के पीछे, क्या इसे कैसे देखती है जेडीयू? देखिए, सर्वप्रथम मैं कुर्नी के जो भी हमारे वोटर्स हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूं कि आपने हमें एक अच्छी फाइट दी। हम लोग हारे जरूर हैं और जनता की जो वोट है उनको मैं स्वागत करती हूं। हार हम स्वीकार करते हैं और अभी जो समय है हमारी समीक्षा की समय है कि किन कारणों से हम लोगों ने चुनाव हारा है। अभी मैं सुशील मोदी जी को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पे हमारे मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको अपनी चिंता अपने पार्टी के अंदर भी करनी चाहिए कि हिमाचल में जिस तरह से रिजल्ट आई हैं कि जहां पे कांग्रेस 39 पे और वो अपनी इस बार चुनाव वो हार रही है, एमसीडी इलेक्शन जो है दिल्ली में वहां पे चुनाव वो हार गए हैं, तो उस आधार पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कुछ भी भाजपा के व्यक्ति नेताएं जो है कुछ भी बोलने के लिए उनकी होड़ लगी है और वो बोल करके बस इतना चाहते हैं कि यहाँ बिहार से निकल के वो दिल्ली में जाएं, क्योंकि उनकी सुशील मोदी जी की पूछ यहाँ पे है नहीं। देखिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं। कुडवी विधानसभा की बात है कि यह एक उपचुनाव था बिहार में और इसका बहुत कोई असर सीधा सरकार पर नहीं पड़ने जा रही है। उपचुनाव है, हार जीत लगी रहती है। और हम तो पहले अगर थोड़ा पीछे चले जाए, हम 2014 की अगर बात करें, जब उपचुनाव था उसमें से 9 इलेक्शन में से हम लोगों ने शायद 5 या 6 हम लोग हारे थे। तो इस पे बहुत चिंता की विषय नहीं। और लेकिन जो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि 2024 में हम जो भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे और इसी रणनीति के साथ में हम चलेंगे। सांप्रदायिक ताकतों को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। जब भी बात होगी भारत में या राज्य में एक विकास की बात होगी, जिस तरह सरकार जनता के लिए काम करती है उस पर बात होगी, ना कि सांप्रदायिक हिंसा की बात होगी। जब लोकतंत्र खतरे में है देश में एक तरह से, और यहाँ भाजपा के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे इस्तीफा की बात, मुझे लगता है उनको इस्तीफा उनको खुद दे देना चाहिए। उनके कई नेताएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो वरिष्ठ, उनको अपनी इस्तीफा दे देनी चाहिए। सुप्रिया जी, ये शराबबंदी एक प्रमुख वजह आपकी ही गठबंधन के नेताओं की तरफ से बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं शराबबंदी जो है उसका खास प्रभाव देखने को मिला और यही वजह है कि जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। आप इसे कैसे देखती हैं? क्योंकि अजीत शर्मा जो खुद कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, आपके गठबंधन में आपके साथ हैं, इसके बावजूद उन्होंने ये बातें कही है। और इससे पहले भी जीतन राम मांझी की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, हर कोई इस तरह की चर्चा शराबबंदी को लेकर करता आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जब बिहार में महिला सुरक्षा की बात हो और हमारे जो युवा पीढ़ी अगर वो सुरक्षित हो रहे हैं, नशीली पदार्थ के यूज नहीं कर रहे हैं, आप देखेंगे कि पहले जहां अगर हम लोग एक्सीडेंट की बात की जाए तो शराब के इस्तेमाल करने से कितने एक्सीडेंट होती थी। अब अगर रेशियो की बात की जाए तो हम घटे हैं हम लोग। तो जब प्रदेश प्रगति पे है, महिला सुरक्षित है, युवा का एक जीवन उसके राज्य के कार्य के लिए आगे बढ़ रहा हो, तो और मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में जो चुनाव का नतीजा आया है, इस पे किसी भी तरह का आकलन करना कि इस कारण से हम लोग चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं है। कई कारण हो सकते हैं और हम लोग हार भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा चुनाव वोटों से हम लोग नहीं हार रहे हैं। अगर आप 2020 की चुनाव देख रहे होंगे तो उसमें जो आरजेडी के कैंडिडेट थे वो 700 वोट से जीते थे। तो हमारा वोटर्स हमारे साथ में है
और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं शराबबंदी की, मुझे लगता है कि उनको प्रगति देखनी चाहिए बिहार में, महिलाओं की सुरक्षा को भी देखनी चाहिए और इस तरह का बयान वो नहीं दे। जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं उस बातों को वो आगे बढ़ के उनको इस मुहिम में साथ देनी चाहिए। जी अनुप्रिया जी, आपने तो अपनी बातें रख दी और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर नवल किशोर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। नवल जी, हमें ये बताइए कि जेडीयू की तरफ से ये जो बातें कही जा रही है कि कम वोटों का अंतराल है, कम वोटों के फर्क से जीत हार हुई है, लेकिन इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर होने की बात कही जा रही थी, इसकी महत्वता इस सीट की बताई जा रही थी, इसे आप कैसे समझते हैं? देखिए, यह सच है कि कम वोटों के अंतराल से हार हुई और इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि यहां पर महागठबंधन फिनिश्ड है, समाप्त है, या नीतीश कुमार पूरी तरह अपनी उपयोगिता खो गए। ऐसा करना और ऐसा आंकलन गलत है। नीतीश कुमार आज भी प्रतिष्ठित राजनेता हैं, राज्य के नहीं देश के, लेकिन इस पार्टी को अपने ही नेता उपेंद्र कुशवाहा की सलाह को भी गंभीरता से लेना चाहिए। यह सच है कि नीतीश कुमार का जो ऑरा था, जो एक उनका महत्व था, बरसों तक शासन में रहने से घटा है। नीतीश कुमार का यूएसपी था गुड गवर्नेंस, सुशासन। आज वो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट मशीनरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उनका दूसरा यूएसपी था विकास। विकास सीमित हो गया है रोड और बिजली और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स तक, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। शिक्षा ध्वस्त है पूरी तरह। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ये, आप यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को ले लीजिए, पिछले कई सालों से उसके अध्यक्ष से पूछिए कितनी नियुक्तियां हुई। स्कूलों में बड़ी संख्या में वैकेंसीज है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी की हालत तो इतनी खस्ता है कि इतिहास विभाग जहां रामचंद्र शर्मा के तत्व बैठते थे, वहां हेड बनाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। हमने दो दुनिया बना ली। कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग को नदी की टोकरी में फेंक दिया और गरीबों के लिए 2M दर्जे की शिक्षा उनको दे रहे हैं। बड़े लोगों ने अपने हॉस्पिटल की हालत, आज माननीय लालू प्रसाद जी, जिनकी हम कामना करते हैं जल्दी स्वस्थ हों, क्यों जाना पड़ा उनको सिंगापुर? क्यों नहीं पटना में इसकी व्यवस्था हुई? इस सवाल का जवाब देना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट का इतना नारा देने के बाद क्यों इनका विरोध हुआ नीतीश कुमार जी को? अब नीतीश कुमार जी का समय आ गया है कि पुनर्विचार करना चाहिए सत्ता पर कंटिन्यू करने। और मैं बता दूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। इस चुनाव का मोरल विक्ट्री बीजेपी को है। नैतिक रूप से वो पुष्टअप होगा। नीतीश कुमार का नैतिक महत्व घटेगा, उनका ऑरा घटेगा, उनकी पार्टी बिखरेगी। कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे, कुछ लोग आरजेडी में चले जाएंगे। आपको मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन इसका बुरा प्रभाव होगा और दबाव आरजेडी का उन पर बढ़ेगा कि समय आ गया है, आपसे जो समझौता हुआ है आप जल्दी नेतृत्व हमें सौंप दें। नीतीश कुमार को उनकी उपयोगिता घटी जरूर है, उनका जो मॉडल है कमजोर हुआ। हर रोज हत्याएं हो रही है, उद्योगपतियों की, बिजनेसमैन की, हर रोज अटैक्स हो रहे हैं। क्या उनको नहीं है पता चलता? इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से ठप है और कहीं ना कहीं उनका पूरा सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट करप्ट सिस्टम ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला गया। और यह शराबबंदी को मैं नहीं कहूंगा कि शराब सबको पिलाए फिर पुरानी तरह से, लेकिन शराबबंदी को सख्ती से लागू होना चाहिए। अभी हाल में उन्होंने कहा कि पटना में बड़े लोग गड़बड़ करते हैं, सबको सब कुछ पता है। तब जब मुख्यमंत्री को सब कुछ सब पता है, व्हाई डजंट ही एक्ट? क्यों नहीं बड़े अधिकारियों को उन्होंने मुअत्तल किया? अभी हाल में डीजी पर गंभीर सवाल उठे, आप जानते हैं, चीफ जस्टिस को लेकर आपके चैनल में, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या मुख्यमंत्री इसका जवाब दें? नीतीश कुमार जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ नहीं दे पाए, लेकिन एक बात सच है कि बिहार में गरीबों के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, वो
पूरी तरह ध्वस्त कर दिया उन्होंने। अनुप्रिया जी, आप इस बात का जवाब दीजिए कि जिस तरीके से नवल किशोर चौधरी ने तमाम चीजों का जिक्र किया कि कैसे कैसे बिहार में पहले जो स्थिति थी उससे अभी काफी ज्यादा बदलाव हो गया है, गुड गवर्नेंस की जगह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? और साथ ही मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए कि खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह ने यह कहा कि महागठबंधन का जो स्वरूप होना चाहिए वो अब तक नहीं हो पाया है और ये भी कहीं ना कहीं कुर्नी में हार की वजह है। इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए। मैंने आपके पहले सवालों को तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन दूसरा सवाल आपने जो कहा है कि हमारे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिस तरह स्वरूप होनी चाहिए थी वैसा नहीं है। पर मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान में अभी रिजल्ट आई है, पहले हमें इस चुनाव का जो नतीजा आया है, जिन कारणों से हम चुनाव हारे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और यही महागठबंधन है जो एक बार 2015 में इलेक्शन लड़ा था और उस समय भी अगर मुझे याद है तो कुर्नी में हम लोग इलेक्शन हारे थे। जो ये एक महागठबंधन के ऊपर मुझे लगता है कि सवाल उठाना बहुत ही एक ओझी बात हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हम लोग मजबूती से 2015 में भी आए थे और जिस तरह से अभी बिहार में नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, युवाओं की हित की बात की जा रही है, एक प्रगति के ओर हम लोग हैं। लेकिन अनुप्रिया जी, ये सवाल हमने नहीं उठाया है, बल्कि खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि जो स्वरूप होना चाहिए था वो अब तक नहीं है और कहीं ना कहीं ये भी एक हार की वजह है। देखिए कि ये अभी सामूहिक महागठबंधन की एक बैठक हो जाए, उसमें एक निष्कर्ष निकल जाए। किसी एक व्यक्ति के बयान से मुझे लगता है कि अभी हम आकलन अभी नहीं करनी चाहिए कि चुनाव हम लोग किस लिए हारे हैं। कई कारण हो सकते हैं चुनाव हारने के, जिस पे बैठक हो जाए और एक निष्कर्ष निकल के आ जाए, तब मैं इस पर शायद स्टेटमेंट मैं दूं आपको। बट मैं अभी कहना चाहिए कि अभी हम सर को, नवल किशोर सर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो है, उन्होंने स्वीकारा है कि हम जो बिहार में अगर चली है, विकास चली है तो न्याय के साथ विकास हुई है। और 2005 से आज हम 2022 में बैठे हैं हम लोग, और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास मॉडल के आधार पे ही हम लोग बिहार में चुनाव लड़ते आए हैं और हर चुनाव में हमने विजय हासिल किया है। और बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास दिखाया है और तब हम लोग यहाँ पे आज यहाँ पे हैं। और ये चुनाव उपचुनाव था, ये चुनाव में हार जीत लगी रहती है, मैं फिर कहती हूँ। लेकिन हाँ, हमारे लिए एक चिंता की विषय है कि हमें चिंतन करना है चाहिए कि हम चुनाव किस लिए हार गए हैं। लेकिन अभी अभी नवल किशोर चौधरी जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है कि कैसे कैसे बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। पहले गुड गवर्नेंस की स्थिति थी, नीतीश कुमार की जो छवि थी वो गुड गवर्नेंस को लेकर बनी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये छवि जो है वो धूमिल होती जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है। आए दिन आप भी देखती होंगी आईएएस आईपीएस के घर पर छापेमारी होती है और बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आती है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार ये चर्चा होती रहती है। क्राइम की अगर हम बात कर ले तो क्राइम भी अब चरम स्तर पर पहुंच चुका है, इसके भी आंकड़े हम लगातार दिखाते हैं। तो अब जो आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि है वो धीरे धीरे धूमिल हो रही और इस उपचुनाव में जो हार हुई है उसका भी असर देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ व्यक्ति के द्वारा बनाए गए एजेंडा के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि बर्बाद नहीं होने वाली है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप अभी भी चले जाइए, जो हमारा अगर जनादेश है, जो आप वोट देख रहे होंगे, अगर हमारी धुलमिल अगर है हमारी, तो इतने सारे वोटर्स कहाँ पे है? क्या उनको पता नहीं है कि बिहार में विकास नहीं हो रही है? शिक्षा में अब ड्रॉप रेट कितनी कम हो गई है? जिस तरह से महिलाएं हर विभाग में आपको आरक्षण के आधार पर आप देख रही हो कि वो ज्वाइन कर रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, महिलाओं की स्थिति आगे सुधरी है। घर चार दीवारी से बाहर निकल के महिलाएं अपने हक की बात कर रही हैं। तो और इस तरह के कई एजेंडे हैं जो समाज में जो कार्य कर रहे, जो एक भाजपा की नीति चल रही है कि उन्होंने